जब जब वह घमंडी फोर्ड सेडान कार वहां पहुंची तो वह जाह्नवी के रेस्तरां के सामने फुफकारते हुए रुकी। कार रुकते ही दरवाजा जोर से खुला और 4 आदमी बाहर निकले। उनमें से नेता की हेयर स्टाइल बहुत अनोखी थी। उसका सिर गोल था और ऊपर बालों का एक गुच्छा छोड़कर चारों ओर गंजापन था। उन्होंने मेंढक जैसी आंखों वाला चश्मा पहना हुआ था और गले में सोने का मोटा हार पहना हुआ था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी आस्तीन के बाहर खुले कंधे पर एक हरे रंग का ड्रैगन का टैटू था, जो अत्यंत आकर्षक लग रहा था। जब वो कार से बाहर निकला तो उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे उसकी एक जोड़ी बुरी आंखें दिखाई देने लगी। पीछे चल रहे तीनों लड़के 20 वर्ष की आयु के थे और लगभग आगे चल रहे लड़के जैसे ही दिख रहे थे। पहली नज़र में वे समाज के युवा लोग लग रहे थे। बाईं ओर एक युवक जो काली टी शर्ट पहने हुए था ने प्रामाणिक दक्षिणी लहजे में कहा, यही है। ये कहते हुए उसने अपने सामने जाह्नवी के छोटे से रेस्तरां की ओर इशारा किया। चलो अंदर चले। आगे सोने का हार पहने हुए एक बलिष्ठ व्यक्ति पहले आगे आया। वहां मौजूद जाह्नवी और विवान ने पहले ही बाहर से एक कार की आवाज सुनी थी। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। जैसे ही जाह्नवी बोल रही थी, वो स्टूल से उठ खड़ी हुई और मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हो गई। और इसी समय वे युवा लोग भी वहां आ गए। जब वो अंदर आई तो जाह्नवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 9 में, जो सबसे अराजक जगह थी, कई बाहरी लोग युवा लोग थे। तो जाह्नवी ने बस एक सामान्य नजर डाली। आप क्या खाना चाहते हैं? जाह्नवी ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। हालांकि वहां आए कई मजबूत आदमी तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि मालकिन वास्तव में एक महिला थी, और वह भी एक परिपक्व और सुंदर महिला। उन अश्लील आंखों की जोड़ी ने तुरंत जाह्नवी के पतले शरीर को देखा। अरे, कितनी सुंदर लड़की है यार। वह कल रात नाई की दुकान में जो लड़की थी उससे कहीं अच्छी है, बड़ी और गोल। उसके बगल में एक गंदे चेहरे वाला आदमी खड़ा था, उसने बुरे अंदाज में कहा। जाह्नवी ने कुछ भी न सुनने का नाटक किया और मुड़कर काउंटर की ओर चल दी। सिर पर बालों का गुच्छा लिए वो आदमी, जो किसी बॉस की तरह दिखता था, जाह्नवी की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन वो अपनी पहचान नहीं भूले। उसने देखा कि जाह्नवी की आंखें धीरे धीरे घूम गईं और उसके सामने छोटे से रेस्तरां पर नजर पड़ी। आप सब क्या खाना पसंद करेंगे? जाह्नवी ने फिर पूछा जब उसने अंदर आए 4 लड़कों को देखा। उसके प्रश्न पूछने के बाद नेता अचानक दुष्टता से मुस्कुराने लगे। भाइयों, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। बॉस के मुंह से तीखी आवाज निकली। जाह्नवी थोड़ा चौंकने से खुद को रोक नहीं सकी। तो तुम कौन हो? जाह्नवी ने पूछा। उस आदमी ने अचानक व्यंग्य करते हुए पूछा, आप किस तरह का रेस्तरां चलाते हैं? ये कब खुला? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाह्नवी ने नाखुशी से कहा। कुतिया, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? बालों वाले लड़के के बगल में खड़ा एक छोटा और घमंडी छोटा भाई खड़ा हुआ और बहुत घमंडी तरीके से बोला। उसके बगल में खड़ा एक आदमी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम एक खूबसूरत महिला के साथ धीरे से बात कर सकते हो? छोटे लड़के ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। सुंदर, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, ये रेस्तरां कब खुला था? क्या तुम्हें इसके नियम पता है? यश ने तीखी आवाज में पूछा। काउंटर पर खड़ी जाह्नवी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नियम? मैंने 5 साल पहले यहाँ एक रेस्तरां खोला था। नियम? आप किस नियम की बात कर रहे हैं? जब मुट्ठी वाले आदमी ने जाह्नवी की बात सुनी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। यहाँ हर घर को हमारी छोटे चाकू सोसाइटी को सुरक्षा शुल्क देना पड़ता है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? जब जाह्नवी ने सुना कि यह आदमी अचानक छोटे चाकू सोसाइटी का सदस्य होने का दावा कर रहा है तो वह थोड़ा चौंकने से खुद को रोक नहीं सकी। छोटे चाकू सोसाइटी? बेशक जाह्नवी को स्पष्ट रूप से पता था कि छोटे चाकू सोसाइटी दक्षिण के लोगों द्वारा संगठित एक बुरा गिरोह था। गिरोह के अधिकांश सदस्य 20 से 30 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवा हैं। वे पूरे साल काम नहीं करते और चोरी करके अपना गुजारा करते हैं। गिरोह इस क्षेत्र में काफी शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग ईमानदार गरीब लोग हैं, जिनमें से अधिकांश कामकाजी हैं। इसलिए जब इन युवा लोगों से खतरों का सामना करना पड़ता है तो उनमें से अधिकांश केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं। लेकिन जाह्नवी को यह उम्मीद नहीं थी कि छोटा चाकू सोसाइटी के ये युवा लोग, जो पहले कभी यहाँ नहीं आए थे, आज अचानक यहाँ आएंगे। अरे सुंदरी, अब तुम्हें पता चला कि हम कौन हैं? सिर पर बालों का गुच्छा लिए हुए उस आदमी ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुरंत सुरक्षा शुल्क जमा कर दो, अन्यथा मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा और तुम्हारा छोटा सा रेस्तरां वह एक दिन जलकर खाक हो सकता है। फर वाले आदमी ने चेहरे पर क्रूर मुस्कान के साथ कहा। वाह, ये तो बहुत से निम्न वर्ग के लोग हैं और फिर भी तुम मेरा संरक्षण शुल्क चाहते हो, जाह्नवी ने तुरंत शाप दिया। मुट्ठी वाले आदमी ने अचानक जाह्नवी के गुस्से भरे श्राप को सुना और उसने उसके चाकू को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया और उसके पीछे बैठे छोटे भाइयों ने जाह्नवी को बुरी तरह घूर कर देखा।
बॉस, मुझे लगता है कि यह महिला ऐसी है जो ताबूत देखने तक नहीं रोएगी। क्या आप चाहते हैं कि हम भाई पहले जाकर उससे निपट लें? उसके बगल में काली टी शर्ट पहने एक लड़के ने कपटपूर्ण ढंग से कहा। एक जोड़ी आंखें जाह्नवी के शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं और उसके चेहरे पर एक अश्लील भाव था। तुम बदबूदार कुतिया, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने जा रहे हो या नहीं? बालों वाला आदमी अचानक दहाड़ा। डांट खाने के बाद जाह्नवी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। तुम कमीने, तुम छोटे बदमाश, तुम यहां दहाड़ने की हिम्मत करते हो? डांट खाने के बाद यश क्रोधित हो गया। लानत है, इसे मेरे लिए तोड़ दो। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसके चारों ओर खड़े 3 छोटे भाइयों ने तुरंत रेस्तरां में मेज और कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दिया। जब जाह्नवी ने देखा कि ये बदमाश उसकी चीजें तोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए आए। लेकिन जैसे ही उसने बाल पकड़ लिए, एक जोड़ी चोर आंखें तुरंत जाह्नवी को घूरने लगीं और उसके मुंह के कोने पर अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। बदबूदार कुतिया! एक जोरदार गाली के साथ जाह्नवी के सुंदर चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया। जाह्नवी आखिरकार सिर्फ एक महिला है और वो इन गुंडों से निपटने में अच्छी नहीं है। ये देखकर कि थप्पड़ जाह्नवी के चेहरे पर लगने वाला था, विवान, वो सख्त आदमी जो चुपचाप बैठा था और अपने भीतर के गुस्से को दबा रहा था, आखिरकार हिल गया। वो ऐसी सुंदरी को इन दरिंदों द्वारा प्रताड़ित होते कैसे देख सकता था? इस महत्वपूर्ण क्षण में विवान के मुंह से दहाड़ निकली। बेवकूफ, बंद करो इसे। अपनी दहाड़ के साथ वो लगभग अकल्पनीय गति से मुट्ठी भर बालों की ओर दौड़ा। कदम इतने अजीब थे कि खुद विवान को भी यकीन नहीं हुआ। एक निराशाजनक स्थिति में उसने अचानक अपने दिमाग में उन अजीब कदमों का इस्तेमाल किया जिनका उसने आज सुबह फटी हुई किताब से अभ्यास किया था, और उसी समय जल्दी से उसे पकड़ लिया। पकड़ने की चाल भी निश्चित रूप से पुरानी किताब की चाल थी और उसने बालों वाली कलाई को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने बाल पकड़े, उसका पूरा हाथ अचानक जाह्नवी के सुंदर चेहरे के पास 2 जगहों पर रुक गया। तभी उसने प्रतिद्वंद्वी की भुजा से एक भयंकर बल महसूस किया और विवान के हाथ से टूटी हड्डियों का तेज दर्द निकला। जैसे ही उसने बाल पकड़ लिए, वो दर्द से चिल्लाया और सहज ही अपनी दूसरी मुट्ठी से विवान पर मारा। जब विवान ने मुट्ठी को आते देखा, तो उसका मुक्त बायां हाथ भी अजीब तरह से आगे बढ़ा और बालों वाले आदमी की नाड़ी को पकड़ लिया। उसके शरीर से प्रेषित विशाल शक्ति बालों वाले आदमी की बाह से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक धमाके के साथ विवान ने अपने हाथ खोले और अनुचित बल से मुट्ठी भर बाल हिल गए। एक जोरदार आवाज के साथ उसका शरीर सीधे लकड़ी की मेज पर गिरा और वो कठोर लकड़ी की मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके चेहरे पर उगे बाल और पागलों की तरह चिल्लाते हुए आदमी को देखिए। उसकी दोनों भुजाओं को देखो जिन्हें विवान ने अभी अभी कसकर पकड़ रखा था। हे भगवान, उसकी भुजाओं पर गहरे नीले रंग के पंजे के निशान हैं। यदि किसी ने इसे अपनी आंखों से न देखा हो, तो वह निश्चित रूप से यही सोचेगा कि उसे अविसी नर्क की दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया है। साथ ही उसकी दोनों भुजाएं बेकार लग रही थीं और वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था। इस तरफ विवान ने 2 चालों में बाल पकड़ लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हाथ इतने भयंकर हो गए थे और पकड़ने की चाल की शक्ति ने उसे चौंका दिया। चौड़ी आंखों से उसके हाथों को घूरते हुए विवान को अवर्णनीय आश्चर्य और उत्तेजना महसूस हुई। हालांकि उसके बगल में बैठी जाह्नवी भी अपनी खूबसूरत आंखें झपका रही थी और अविश्वास से विवान को देख रही थी। सच कहूं तो जाह्नवी ने डिस्ट्रिक्ट 9 जैसी जगहों पर बहुत सारी लड़ाइयां देखी थीं और सुनील को लोगों को मुक्का मारते भी देखा था, लेकिन उसने विवान जैसी मजबूत शक्ति कभी नहीं देखी थी। जाह्नवी विवान के अजीब और बेहद तेज कदमों और 2 झटकों से लगभग अचंभित थी। उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर विवान को देखा। वहां पर मौजूद छोटा भाई तब दंग रह गया जब उसने देखा कि फर का एक गुच्छा उड़ रहा है। भाई! 2 छोटे भाई तुरंत दौड़कर उनके सामने पड़े बालों के गुच्छे को सहारा देने लगे। बालों का गुच्छा उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्ला रहा था, हिलना मत, मुझे हिलाना मत, ये टूट गया है, मेरा हाथ टूट गया है। मेरे सामने बालों का गुच्छा चीख रहा था। अपने बड़े भाई को पिटता देख दूसरे छोटे भाई ने जमीन पर पड़ा एक स्टूल उठाया और विवान पर फेंक दिया। पकड़ना! विवान अभी भी अचंभे में था। सच कहूं तो इससे पहले कि उसके पंजे पूरी तरह से प्रतिक्रिया करते, वो स्टूल से टकराने वाला था। सावधान! जाह्नवी, जो विवान के बगल में खड़ी थी, जल्दी से बोली। उसी समय उसने विवान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि विवान के अचानक जागने के बाद उसके पैर अचानक हिल गए और उसने तेज और अजीब कदम उठाए। एक क्लिक के साथ स्टूल ठंडे फर्श पर गिर गया और विवान को नहीं लगा, लेकिन विवान उस कमीने को जाने नहीं दे सका। उसने अपनी बंद मुट्ठी से मुक्का मारा। यह मुक्का एक ही समय में तेज, कठोर और अजीब था, क्योंकि उनके मुक्के मारने का कोण औसत व्यक्ति के मुक्के मारने के तरीके से पूरी तरह अलग है।
विवान, जिसने पहली बार अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया था, ने अपने शरीर में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग मुक्का मारने के लिए किया और छोटा भाई उड़ गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। अन्य दो युवक जो आगे बढ़ना चाहते थे, पूरी तरह से डर गए। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्टूल पर बैठूं या बियर की बोतल हाथ में ले लूं। चलो चलें, चलो चलें। बस रुको, हमारा छोटा चाकू तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। चिल्लाते हुए दोनों भाइयों में बोलने का आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने चीखते हुए बॉस और बेहोश पड़े दूसरे भाई को उठाया और घबराहट में जाह्नवी के छोटे से रेस्तरां से बाहर भाग गए। उनके जाने के बाद ही जाह्नवी ने अंततः राहत की सांस ली। क्या आप ठीक हैं? जाह्नवी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और विवान को देखा जो वहां अचंभित खड़ा था। विवान ने अपनी कसी हुई मुट्ठियों को देखा, उसका खून अभी भी उसके दिल में उबल रहा था। जाह्नवी की मीठी आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां ढीली कर दी, घूमा और कहा, नहीं, ये ठीक है। तुम लड़ने में इतने अच्छे कैसे हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मार्शल आर्ट नहीं जानते? जाह्नवी ने अविश्वास से विवान को देखा और पूछा। तुम्हें पता है, विवान अभी कह रहा था कि वो मुक्केबाजी नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या? उसने एक ही वार में एक को मार डाला। तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? विवान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसके हाथों की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत दयनीय थी। खिसियाना। अचानक जाह्नवी ने मुस्कुराहट से मुस्कुराया और यह मुस्कान सभी प्रकार के आकर्षण और मोहकता से भरी थी। धन्यवाद। जाह्नवी ने अपने चेरी लाल होठों को ढक लिया और विवान से कहा। मधुर आवाज, जो ऑर्किड की तरह मधुर थी, विवान के कानों में धीरे से आई और लगभग उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया। जाह्नवी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए एक तरफ चली गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो स्टूल के पैर पर कदम रख देगी जो अभी अभी टूटा था। वो चिल्लाई और गिरने ही वाली थी। विवान तुरंत कूद गया और सहज रूप से जाह्नवी की पतली कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया क्योंकि वो जमीन पर गिरने वाली थी। जाह्नवी, जो विवान की बाहों में आधी लेटी हुई थी, उसका चेहरा बहुत लाल था। उसकी पतली कमर को विवान के हाथ ने सहारा दिया हुआ था। इसके अलावा अत्यधिक उत्तेजना के कारण परिपक्व महिला हिंसक रूप से हौंफ रही थी। विवान ने अनजाने में उस पर एक नजर डाली। ये बहुत बड़ा और सफेद था। जल्दी से नजर हटा लो। नहीं, तुम गिरे नहीं, है ना? विवान ने जाह्नवी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जाह्नवी का चेहरा लाल हो गया, उसका पूरा चेहरा एक आड़ू की तरह लग रहा था जिसे पानी से निचोड़ा जा रहा हो, और उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। विवान भी मूर्खतापूर्वक सुंदरता को अपनी बाहों में पकड़े हुए था और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए रुका। ये 10 सेकंड से अधिक समय तक चला और उसने सुंदरता को इसी तरह अपनी बाहों में पकड़ रखा था। जाने दो, जाह्नवी ने शर्म से लाल चेहरे के साथ कहा जब उसने विवान को वहां अचंभित खड़े देखा। यह वही उग्र परिपक्व महिला कैसे हो सकती है जो जाह्नवी थी जब मैं उससे पहली बार मिला था? बिल्कुल एक छोटी औरत की तरह। विवान का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से जाह्नवी की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाली और उसे उठने में मदद की। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो और उसने तुरंत अपने हाथ वापस खींच लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथों की हथेलियां जो अभी अभी जाह्नवी की पतली कमर को छू रही थीं, अब पसीने से भीग चुकी थीं। शर्मिंदगी, साझा शर्मिंदगी। वे दोनों चुप थे, एक शब्द भी नहीं बोले। खाली छोटे से रेस्तरां में विवान और जाह्नवी को पता नहीं था कि क्या बात करें। अंत में यह विवान ही था जिसने इस अजीब स्थिति को तोड़ा। उन युवकों ने अभी जिस छोटे चाकू का जिक्र किया है, उसका स्रोत क्या है? विवान ने पूछा। जाह्नवी भी अपने पिछले रूप में लौट आई और कहा, छोटा चाकू सोसाइटी दक्षिणी लोगों से बना एक गिरोह है। उनमें से अधिकांश बेरोजगार, आवारा और युवा लोग हैं। ये युवा लोग अक्सर इस क्षेत्र के छोटे रेस्तरां और स्टॉलों में ईमानदार लोगों को धमकाते हैं और कुछ सुरक्षा शुल्क वसूलते हैं। तो यह ऐसा ही है, विवान ने कहा। जाह्नवी ने मुड़कर काउंटर की ओर चली गई, विवान की ओर अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जाह्नवी, विवान ने अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, जाह्नवी ने तुरंत अपनी खूबसूरत आंखें कहीं और घुमा ली और पूछा, क्या बात है? विवान ने यह नहीं देखा कि जाह्नवी का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया और उसने धीरे से पूछा, क्या सुनील वास्तव में रात में काले बाजार में लड़ने जाएगा? बेशक, उसने पहले ही उससे वादा कर दिया है, जाह्नवी ने कहा। विवान ने भौहें सिकोड़ी। सच कहूं तो वो सुनील के बारे में थोड़ा चिंतित था। आखिरकार सुनील एक बहुत अच्छा आदमी था। हालांकि वो थोड़ा अव्यवस्थित था, फिर भी वो उसके प्रति अच्छा था। विवान को नहीं पता था कि सुनील कितना सक्षम था। जब उसने जाह्नवी को ये कहते सुना कि काले बाजार की मुक्केबाजी क्रूर और खूनी थी, तो वो सुनील के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम आज रात सुनील के साथ नहीं जा रहे हो? जाह्नवी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए विवान से कहा।
विवान दंग रह गया। हाँ, उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो सुनील के साथ जा सका। कम से कम उसकी देखभाल करने वाला कोई तो होगा, वो ठीक रहेगा। इस बारे में सोचने के बाद विवान ने जल्दी से कहा, हाँ, मैं आज रात उसके साथ जाऊंगा। ठीक है, यह अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ होने से सुनील ठीक हो जाएगा। जाह्नवी ने विवान को देखा और कहा। विवान के अभी अभी किए गए आश्चर्यजनक कदम के बाद जाह्नवी ने अपने दिल में सोचा कि विवान एक सच्चा गुरु था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि विवान सच कह रहा था। वास्तव में उन्होंने कभी मुक्केबाजी का अभ्यास नहीं किया था। यदि ऐसा हुआ भी था तो उन्होंने इसके बारे में कल और आज सुबह ही अपनी पुस्तक में पढ़ा था। विवान अजीब तरह से मुस्कुराया और जाह्नवी को बताने में बहुत शर्मिंदा था। देर हो रही है, मैं उस बच्चे से मिलने जा रहा हूँ। विवान ने जाह्नवी को अलविदा कहा। जाह्नवी ने सिर हिलाया। इसके बाद विवान बाहर चला गया। विवान के बाहर चले जाने के बाद जाह्नवी की खूबसूरत आंखें अभी भी उस दरवाजे को घूर रही थीं जहां विवान गायब हो गया था। ये किसी प्रेमी को देखने जैसा है। कोई नहीं जानता कि इस महिला के मन में क्या है, और कोई नहीं जानता कि इतनी सुंदर महिला यहाँ एक छोटा सा रेस्तरां खोलने और अकेले रहने के लिए क्यों तैयार है। विवान के बाहर चले जाने के बाद वह जल्दी से सुनील के छोटे जर्जर घर में लौट आया। कमरे में सुनील अपने मुक्केबाजी दस्ताने के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैं शाम को तुम्हारे साथ चलूंगा। विवान अंदर आया और सुनील की ओर देखते हुए अचानक बोला। विवान को ये कहते हुए सुनकर सुनील एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। आप किस पर हंस रहे हो? विवान ने कहा। सुनील ने कहा, तुम वहां क्यों जा रहे हो? वो जगह बहुत गंदी है भाई, वहां कुछ भी मजेदार नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, विवान ने कहा। सुनील ने विवान की ओर देखा। क्या तुम सच में मुझे मुक्केबाजी करते हुए देखना चाहते हो? उसकी आवाज में गंभीरता थी। विवान ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, तो जब समय आएगा तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, सुनील ने कहा। चिंता मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात वहां ले चलूंगा। इसलिए सुनील ने आज रात विवान को काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में ले जाने का फैसला किया। जल्द ही अंधेरा हो गया। उन दोनों ने जाह्नवी के छोटे से रेस्तरां में कुछ खाया। जाह्नवी ने उन्हें खाना खत्म करते हुए देखा और अंत में सुनील और अन्य लोगों से कहा, सावधान रहना। सुनील ने हंसते हुए कहा, बहन जाह्नवी, चिंता मत करो, आप जानती हैं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। जाह्नवी ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी क्षमता उसकी जितनी अच्छी नहीं है। बोलते समय उसने अपनी सुंदर आंखों से विवान को देखा। सुनील अचानक हंस पड़े। बहन जाह्नवी, मजाक करना बंद करो, मेरा भाई ये खेलना नहीं जानता। जैसे ही उसने बात की, सुनील ने अपनी मजबूत मुठ्ठियां उठाईं, एक बहुत ही प्रभावशाली मुद्रा में खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, बहन जाह्नवी, मेरी विजयी वापसी की प्रतीक्षा करें। ये कहकर वो विवान को बाहर ले गया। जाह्नवी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सुनील द्वारा विवान को बाहर लाने के बाद विवान ने सुनील से पूछा, ब्लैक मार्केट बॉक्सिंग जगह कहाँ है? सुनील मुस्कुराया, शहर के पश्चिम में। ये दो सरल शब्द उसके मुंह से निकले। शहर के पश्चिम में? बेशक विवान को नहीं पता था कि शहर का पश्चिमी भाग कहाँ है। सरल शब्दों में कहें तो शहर के पश्चिम में मुंबई शहर का भुज जिला है, लेकिन भुज जिले को ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार कह रही है कि भुज जिले का पूरी तरह से नियोजन किया जाएगा, इसलिए मूलतः वहां के सभी मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं तथा निवासी भी वहां से चले गए हैं। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उस वर्ष एक गंभीर कार्रवाई हुई और मुंबई शहर के मेयर द्वारा भ्रष्टाचार के सबूत पकड़े गए, इसलिए मुंबई शहर के मेयर को जेल भेज दिया गया और भुज जिले के विध्वंस और निर्माण को कभी भी लागू नहीं किया गया। यद्यपि शहर का अधिकांश पश्चिमी भाग ध्वस्त हो चुका है, फिर भी एक भी इमारत या घर नहीं बनाया गया है और यह मुंबई का सबसे उजाड़ कोना बन गया है। वो स्थान जहां सुनील और उसका गिरोह काला बाजारी मुक्केबाजी लड़ता था, शहर के पश्चिम में था। जब सुनील विवान को इंटरफेस पर लाया तो सुनील ने विवान को थोड़ी देर यहां इंतजार करने के लिए कहा, फिर वो कॉल करने के लिए उसके बगल में सार्वजनिक फोन पर गया और जल्द ही वापस आ गया। कोई जल्द ही हमें लेने आएगा, सुनील ने विवान से कहा। क्या ये सुबह वाला मोटा आदमी है? विवान ने पूछा। हाँ, सुनील ने सिर हिलाया। विवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जल्द ही उसने एक काले रंग की सेंटाना को अपनी ओर आते देखा। कार विवान और सुनील की ओर बढ़ी और उनके सामने आकर रुक गई। चूहे जैसी आंखों वाला एक आदमी बाहर आया। ये लड़का वही छोटा भाई है जो आज सुबह कार में उस मोटे आदमी का पीछा कर रहा था। उसका नाम पापाराजी कोमल है। जब पपराजी वहां पहुंचे तो उन्होंने सुनील और विवान की ओर देखा। अंततः उसकी नजर विवान के चेहरे पर रुकी। वह कौन है? मेरा भाई, सुनील ने कहा। क्या वह भी जा रहा है? पपराजी ने पूछा। सुनील ने सिर हिलाया। हाँ। पपराजी ने अपनी चूहे जैसी आंखें उठाईं और बिना कुछ कहे विवान की ओर देखा। फिर उसने सुनील से कहा, मोटे भाई, हम पहले से ही वहां हैं, चलो चलें।
ये कहते हुए वो कार में बैठ गया और सुनील और विवान भी उसमें बैठ गए। कार एक ध्वनि के साथ स्टार्ट हुई और तेजी से सड़क की ओर चल पड़ी। बीच में सुनील ने कुछ नहीं कहा। विवान भी रास्ते में गुजरते दृश्यों को कार की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था, काला बाजार मुक्केबाजी मैच कैसा होता है? सच कहूं तो वो काफी जिज्ञासु था। कार जब राजमार्ग पर पहुंची तो उसने गति बढ़ा दी और उड़ते हुए आगे की ओर भागी। कार में, जो पहले चुप थी, ड्राइविंग कर रहे पपराजी कोमल ने अचानक कहा, सुनील, फैटी ने मुझे आपसे कुछ बताने के लिए कहा था। क्या बात क्या बात? सुनील ने पलटकर पपराजी कोमल को देखा। कोमल ने गाड़ी चलाते हुए कहा, आज रात का मुक्केबाज दूसरे स्टेट से है। मैंने सुना है कि वो काफी निर्दयी है और पहले भी लोगों को मार चुका है। इसलिए फैटी ने मुझे आज रात सावधान रहने के लिए चेतावनी देने के लिए कहा। सुनील मंद मंद मुस्कुराया, चिंता मत करो। सुनील को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पपराजी ने आगे कहा, आज रात दांव अधिक ऊंचे हैं और मैंने सुना है कि मिस्टर भटिया भी आज रात यहां आएंगे, इसलिए हमें ये खेल जीतना होगा। मिस्टर भटिया? संभवतः डिस्ट्रिक्ट 9 में या यहां तक कि पूरे मुंबई सिटी एसोसिएशन में बहुत कम लोग होंगे जो मिस्टर भटिया का नाम नहीं जानते होंगे। श्री भटिया के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह समाज का नेता है, जबकि अन्य कहते हैं कि मुंबई के अधिकांश धनी लोग श्री भटिया के कारण ही जिंदा दफना दिए गए। ये सब बेशक अफवाहें हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि मिस्टर भटिया बहुत अमीर और शक्तिशाली हैं। डिस्ट्रिक्ट 9 एक अराजक और समृद्ध जगह है, लेकिन मिस्टर भटिया डिस्ट्रिक्ट 9 में 3 हाई एंड नाइट क्लब, एक बार और कई भूमिगत कैसीनो के मालिक हैं। ये कल्पना करना आसान है कि डिस्ट्रिक्ट 9 जैसी जगह में इतने सारे उद्योगों का मालिक होने के कारण वह किस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति है। जब पपराजी ने जबरन मिस्टर भटिया का नाम लिया तो सुनील भी थोड़ा चौंक गए। विवान सोच रहा था, मिस्टर भटिया कौन है? देना। सामने खड़े पपराजी कोमल ने अचानक कार के बगल वाली सीट से एक जोड़ी नए बॉक्सिंग दस्ताने सुनील की ओर फेंक दिए। सुनील दंग रह गया और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। इसे लेने के बाद उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि दस्तानों के साथ छेड़छाड़ की गई है। वजन की दृष्टि से वे सामान्य दस्तानों से अतुलनीय थे। वे बहुत भारी थे। हाँ, कोमल ने सुनील को जो मुक्केबाजी के दस्ताने दिए थे वे स्टील ग्रिड से भरे हुए थे। यदि किसी व्यक्ति पर स्टील ग्रिड से भरे मुक्केबाजी के दस्तानों से प्रहार किया जाए तो क्या वो व्यक्ति सीधे तौर पर घायल नहीं होगा? इसके अलावा एक मुक्केबाज के लिए जो पूरे दिन प्रशिक्षण लेता है। पपराजी कोमल का उद्देश्य निश्चित रूप से बहुत सरल है, सुनील को आज रात धोखा देना। ये मुक्केबाजी के दस्ताने मोटे भाई ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किए हैं। मोटे भाई ने तुमसे ये भी कहा कि बेहतर होगा कि तुम आज रात मैदान में उस कमीने को हरा दो और दूसरे स्टेट के उस कमीने को बता दो कि हमारे मुंबई भूमिगत मुक्केबाज कितने शक्तिशाली हैं। कोमल ने अपना सिर घुमाया और चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ सुनील से कहा। सुनील की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। एक धमाके के साथ उसने नकली मुक्केबाजी का दस्ताना आगे फेंक दिया। वापस जाओ और फैटी से कहो कि भले ही मैं काले बाजार में लड़ रहा हूं, कम से कम मैं अपनी मुट्ठियों पर भरोसा तो कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे कुटिल तरीकों का उपयोग करके मुक्केबाजी मैच जीत सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, सुनील ने गुस्से से कहा। सुनील के अचानक ऐसा कहने पर पपराजी दंग रह गए। आपका क्या मतलब है? पपराजी ने ठंडे चेहरे से पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फिर से कहूंगा, कोई नकली लड़ाई नहीं, समझे? अगर फैटी नकली लड़ाई करना चाहता है तो उसे कोई दूसरा मुक्केबाज रख लेना चाहिए, मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, सुनील ने कहा। सुनील के ऐसा कहने के बाद पपराजी नाखुश दिखे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने मन ही मन कोसा, भाड़ में जाओ तुम ढोंगी कमीने। देखते हैं आज रात तुम्हें कैसे हराया जाता है। इस घटना के बाद फिर कोई नहीं बोला। सुनील के चेहरे पर उदासी थी। यद्यपि वो काला बाजार में लड़ने वाला एक मुक्केबाज था, फिर भी वो जीतने के लिए ऐसे अपरंपरागत तरीकों का उपयोग नहीं करता था। विवान को भी मोटे तौर पर समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था कि फैटी नाम का कमीना चाहता था कि सुनील एक नकली लड़ाई करे, लेकिन दुर्भाग्य से सुनील सहमत नहीं हुआ। कार तेजी से शहर के अंधेरे पश्चिमी उपनगरों की ओर चली गई। आसमान पूरी तरह से काला हो गया है। मुंबई के मंद रोशनी वाले शहर को देखकर मैं समृद्धि की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता, लेकिन शहर के पश्चिमी हिस्से के बारे में क्या? लेकिन एक क्रूर और खूनी युद्ध शुरू होने वाला है। कोमल ने अपनी कार को परिचित ढंग से शहर के पश्चिमी उपनगरों की ओर चलाया। यह क्षेत्र वास्तव में काफी उजाड़ था। कभी कभार आने वाली कार के अलावा वहां और कुछ नहीं था। जहां भी वह देखता वहां ध्वस्त इमारतें खड़ी नजर आती। सड़क भी बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। जब विवान अभी भी काले बाजार के मुक्केबाजी मैच के स्थान के बारे में सोच रहा था तो उसने अचानक अपने सामने रोशनी के साथ एक परित्यक्त पुरानी फैक्ट्री देखी। ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि पुरानी फैक्ट्री के प्रवेश द्वार के सामने कारों की एक पंक्ति खड़ी थी और वे सभी लग्जरी कारें थीं।
ऑडी और मर्सिडीज बेंज यहाँ बहुत साधारण दिखती हैं। फैक्ट्री के गेट पर दो मजबूत आदमी खड़े थे। दोनों की लंबाई 180 सेमी थी, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। दोनों के सिर मुंडे हुए थे और वे काले रंग के सूट पहने हुए थे, जिससे वे आकर्षक और भयंकर दिख रहे थे। यदि आप अक्सर शहर के पश्चिमी हिस्से जैसे स्थानों पर जाते हैं जहां कालाबाजारी मुक्केबाजी मैच होते हैं, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये दो लोग द्वारपाल हैं। उसके सामने खड़े पपराजी तेजी से इस ओर आ रहे थे। विवान ने पलकें झपकाईं और परित्यक्त फैक्ट्री को देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये काले बाजार के मुक्केबाजी मैच का स्थान हो सकता है? मैं अभी हिचकिचा ही रहा था कि कार दरवाजे पर फुफकारती हुई रुकी। कार रुकने के बाद पपराजी ने दरवाजा खोला और सुनील और विवान भी बाहर आ गए। भाई, मेरे पीछे आओ और बकवास मत करो, सुनील ने विवान से फुसफुसाया। विवान ने धीरे से सिर हिलाया। पपराजी कोमल पहले ही कसकर बंद परित्यक्त फैक्ट्री भवन की ओर बढ़ चुका था। गेट की रखवाली कर रहे दो मजबूत आदमियों से कुछ शब्द फुसफुसाने के बाद दोनों मजबूत लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी ठंडी आंखें घुमाईं और विवान पर ध्यान केंद्रित किया। क्या वो यहाँ पहली बार आया है? एक मजबूत आदमी ने कठोर आवाज में कहा, विवान को भयंकर आंखों से घूरते हुए। उसके सामने सुनील ने कहा, ठीक है, वो मेरा भाई है। दो मजबूत पुरुषों ने विवान के शरीर को स्कैन किया। भविष्य में अजनबियों को यहाँ मत लाओ, दोनों मजबूत आदमियों ने ठंडे स्वर में ये कहा और फिर धीरे से खाली पड़ी फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया। पता चला कि इस जगह पर आने वाले ज्यादातर लोग परिचित ही होते हैं। आखिरकार, हालांकि सरकार काला बाजारी मुक्केबाजी मैचों जैसी जगहों पर आंखें मूंद लेती है, लेकिन वे बहुत दूर तक नहीं जा सकते। जैसे ही परित्यक्त फैक्ट्री भवन का दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब सी गंध आई और दरवाजे पर खड़े होकर आप अंदर से पागलों की चीखें सुन सकते हैं। उसके सामने खड़ा विवान हैरान था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और सुनील और पपराजी कोमल के पीछे पीछे आगे चल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने पाया कि यह जगह सचमुच बहुत बड़ी थी। यद्यपि यह परित्यक्त था, फिर भी यह खूब प्रकाशित था। सामने एक लंबा रास्ता था और सामने से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोमल ने आगे बढ़कर मार्ग बनाया और शीघ्रता से मार्ग से निकल गए। जैसे जैसे विवान मार्ग के करीब पहुंचा, उसे तीखी चीखें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें पागलपन भरी और खूनी थीं। यह विवान को, जो पहली बार यहां आया था, आश्चर्यचकित कर गया। सुनील और पपराजी कोमल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वे पहले से ही ऐसे दृश्यों के आदी थे। जब उसने पास जाकर देखा तो विवान पूरी तरह से चौंक गया। हे भगवान, क्या दृश्य है! पलक झपकते ही मैंने देखा कि वहां 100 से अधिक लोग चीख रहे थे। इस भीड़ में अच्छे कपड़े पहने हुए पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं। उनके चेहरों पर पागलपन भरे भाव थे। दिन में अपने सूट उतारने के बाद वे यहां आए और अपनी आदिम प्रकृति को प्रकट करना शुरू कर दिया। पूरा स्थान शराब और खून की गंध से भरा हुआ था और वे जयकार कर रहे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने की ओर कांटेदार तारों से घिरा लगभग 70-80 वर्ग मीटर का क्षेत्र दिखाई देगा, जो लड़ाई का मैदान है। ऊपर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसके शरीर के दोनों ओर से दिख रही मांसपेशियां डरावनी थीं। उसके हाथ पर शार्क का टैटू था, जिससे वो और भी मजबूत लग रहा था। उसके नंगे शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो एक जोड़ी बड़ी लाल शॉर्ट्स पहने हुए था। वो मंच पर मौजूद एक अन्य मुक्केबाज के चेहरे पर मुक्के मार रहा था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। टकराना। दूसरे मुक्केबाज के मुंह से खून निकलने लगा। दर्शकों की ओर से भी जोरदार नारे लगाए गए। इन लोगों को हिंसा और खूनी दृश्य पसंद थे और ऐसे दृश्य देखकर वे उत्तेजित हो जाते थे। मुक्केबाज के सिर पर जोरदार मुक्का लगा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उस मजबूत आदमी का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो अचानक दहाड़ा और एक गोरिल्ला की तरह उसने अपने सामने खड़े खूनी आदमी को अपनी दो अत्यंत मजबूत भुजाओं से उठा लिया। ऐसे रोमांचक दृश्य ने एक बार फिर पूरे दर्शकों को पागल और हैरान कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ उस उग्र व्यक्ति ने उठाए गए मुक्केबाज को रिंग के नीचे फेंक दिया, जिससे वहां भारी हंगामा मच गया। जिंदा या मुर्दा, किसी को नहीं मालूम। दर्शकों में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुक्केबाज मारा गया या नहीं। वे बस उस मर्दाना आदमी के लिए खुशी से चिल्लाए जिसने एक और लड़ाई जीत ली थी। वहां केवल दो हताश व्यक्ति थे जो मुक्केबाज को उठाकर बाहर ले जा रहे थे। हालांकि मुक्केबाज को यह पता नहीं था कि वो मारा गया है या नहीं। ऐसा भयावह दृश्य देखकर विवान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्या यह मुक्केबाजी है? ये तो पुनर्तः रक्तपात है। सुनील, जो उसके बगल में खड़ा था, मंच पर अपनी बांह पर शार्क टैटू वाले मांसल आदमी को उदासीनता से घूर रहा था और उसकी मुठियां अनायास ही बंद हो गईं। ब्लैक शार्क वास्तव में ब्लैक शार्क है। मंच पर खड़े विशालकाय व्यक्ति को देखकर उसके बगल में खड़े पत्रकार ने प्रशंसापूर्वक कहा। ब्लैक शार्क, शायद ये नाम विवान के लिए अपरिचित है, लेकिन जो लोग ब्लैक मार्केट बॉक्सिंग पसंद करते हैं उनके लिए ब्लैक शार्क का नाम बादशाह की उपाधि है।
उनके 30 मैचों के अपराजित रिकॉर्ड और रिंग में उनके प्रभुत्व के कारण, जहां उन्होंने लगातार 5 मैचों में लोगों को मौत के घाट उतार दिया, आज तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है। वो काला बाजार मुक्केबाजी का राजा है। ये काला बाजारी मुक्केबाजी मैचों के लिए भी सबसे लोकप्रिय स्थान है। काली शार्क के बिना यहाँ इतनी चहल पहल नहीं होती। ऐसे अनगिनत मुक्केबाज हैं जो हर दिन ब्लैक शार्क की मुट्ठी में आते हैं और अब कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, चाहे वे मर चुके हों या विकलांग। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार ब्लैक शार्क न केवल एक चैंपियन मुक्केबाज है, बल्कि उसका समर्थक मिस्टर भटिया है, जिला 9 के लॉर्ड भटिया। तो अब तक ब्लैक शार्क अभी भी ब्लैक मार्केट बॉक्सिंग की दुनिया का राजा है। चलो फैटी से मिलते हैं। सामने खड़े पपराजी कोमल ने ईर्ष्या से मंच पर ब्लैक शार्क को देखा और फिर सुनील और विवान को सामने ले गए। विवान भी चौंक गया, लेकिन फिर भी वह आगे चला गया। सामने स्थित बॉक्स से पूरे स्थल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। क्या कमरे के अंदर बैठा व्यक्ति मोटा नहीं है? फूली हुई आकृति की जगह पहले से ही एक आकर्षक महिला ने ले ली थी जो उसके खिलाफ झुकी हुई थी। उनके बगल में 2 छोटे फलों की प्लेटें रखी हुई थीं। मोटे भाई, हम यहाँ हैं। पपराजी कोमल पहले ही बॉक्स के दरवाजे तक आ चुका था। मोटे आदमी ने अपने बगल में खड़ी आकर्षक महिला को धक्का दिया और सुनील की ओर देखा, जो चेहरे पर धूर्त मुस्कान लिए अंदर आया। जब उसकी नज़र सुनील के बगल में विवान पर पड़ी तो वह थोड़ा सा उदास हो गया। यह आदमी क्या करता है? मोटे आदमी ने अचानक विवान को देखा और पूछा। वो मेरा भाई है। वो आज यहाँ आना चाहता था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया, सुनील ने कहा। मोटे आदमी ने आंखें मूंदकर विवान की ओर देखा। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने सुनील के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाईं और मुस्कुराया। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हाँ, मोटा आदमी हंसा। अच्छी बात है, अगला मैच हमारा है। हमें दूसरे प्रांत के उस कमीने मुक्केबाज को ये दिखाना होगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं, मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा। कोमल अचानक आगे बढ़ा, झुका और फैटी के कान में कुछ फुसफुसाया। मोटा भाई, यह आदमी हमारे मुक्केबाजी दस्ताने का उपयोग नहीं करता है और कहता है कि वह नकली लड़ाई नहीं लड़ता है। हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर मोटे आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वास्तव में उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने खड़े सुनील को ठंडे भाव से देखा। सुनील, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज जीत सकते हो? मोटे आदमी ने अचानक पूछा। सुनील ने अचानक कहा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आप जैसे निर्णायक लोगों की प्रशंसा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस मुक्केबाजी मैच में निराश नहीं करेंगे, अन्यथा मैं न केवल बहुत सारा पैसा खो दूंगा, बल्कि अपना सम्मान भी खो दूंगा। मोटे आदमी ने क्रूर चेहरे के साथ एक शब्द कहा। सुनील ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर मोटा आदमी खड़ा हुआ, अपने बगल में बैठी आकर्षक महिला को गले लगाया और बॉक्स से बाहर चला गया। सुनील और विवान भी उसके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह मेरी ओर आ रहा है। ये स्पष्ट था कि लोगों का समूह बड़े लोगों का था। ये बात उसके पीछे चल रहे छोटे भाइयों के बड़े समूह से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नेता एक तांग सूट पहने आदमी था। उनका स्वभाव बहुत अलग था और वे लाखों में एक हीरो जैसे दिखते थे। उसकी 2 जोड़ी भयावह आंखें थीं और वह आगे चल रहा था। उसके बगल में एक मोटा और मजबूत आदमी चल रहा था जिसका चेहरा बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि आप उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देख सकते थे। वो बर्फीले पहाड़ में छिपे पत्थर की तरह था और उसका सीधा और लंबा आकार उसकी ताकत का प्रतीक था। गालों की हड्डियां विशेष रूप से उभरी हुई हैं। यदि कोई विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति को देखे तो वह निश्चित रूप से यह जान लेगा कि उससे दूर रहना ही सर्वोत्तम है। लेकिन वह ज्यादा बातूनी व्यक्ति नहीं था और तांग सूट वाले व्यक्ति का पीछा करता रहा, उसका साथ नहीं छोड़ता था। फैटी और अन्य लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह उनकी ओर आ रहा है। मास्टर भटिया, जो मोटा आदमी अभी अभी बाहर आया था, उसने एक नज़र में टैंक सूट पहने आदमी को अपनी ओर आते देखा और तुरंत अपनी आवाज में चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। विवान, जो उसके पीछे चल रहा था, ने तांग सूट वाले आदमी को अपनी आंखें खोलकर देखा। पहली धारणा तो यही बनी, दबंग। जैसी की उम्मीद थी, वह डिस्ट्रिक्ट 9 में समाज का विशाल बॉस बनने के योग्य है। वो मास्टर भटिया हैं और समाज में हर कोई उन्हें मास्टर भटिया कहता है। मास्टर भटिया ने भी इस समय फैटी को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। फैटी, आज संभावनाएं काफी अधिक हैं। आपके लोगों के बारे में क्या आप निश्चित हैं? मोटा आदमी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मास्टर, चाहे मैं कितना भी बहादुर क्यों न हो, मैं हमारे मुंबई शहर को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरे प्रांत का एक मुक्केबाज हमारे पक्ष में आया और फिर भी बच निकलना चाहता है। बस उनका इंतजार करो। श्री भटिया हंसे। हाँ, बुरा नहीं है। क्या वो तुम्हारा आदमी है? मास्टर भटिया की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने सुनील, विवान और अन्य लोगों को देखा और पूछा।
मोटे आदमी ने जल्दी से अपने चिकने हाथों को आगे बढ़ाया, अपने सामने खड़े सुनील की ओर इशारा किया और कहा, ये बच्चा है। मास्टर भटिया ने सुनील को देखा और अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। मोटी, उधर देखो। जैसे ही मास्टर भटिया ने बात की, उसने एक हाथ बढ़ाया जिसमें एक सोने की अंगूठी थी और पीछे की ओर इशारा किया। जब उसकी उंगली उधर की ओर इशारा की तो फैटी और सुनील ने वहां लोगों के एक समूह को खड़ा देखा। समूह में कई सूट पहने हुए पुरुष थे और बीच में एक नंगा बॉक्सर था जिसके पूरे शरीर पर ठोस मांसपेशियां दिख रही थीं। उसके शरीर की मांसपेशियां सघन और विस्फोटक थीं। पहली नज़र में यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उसकी आंखें भेड़िए जैसी हैं, ठंडी और डरावनी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों का ये समूह अन्य प्रांतों से है और मुक्केबाज वही मुक्केबाज है जिसके खिलाफ सुनील लड़ने वाला है। क्या वे वही हैं? मोटे आदमी ने आश्चर्य से उधर देखते हुए पूछा। मास्टर भटिया मुस्कुराए। दूसरे मुक्केबाज का नाम अलाई है। उसकी मुक्केबाजी कौशल क्रूर और तेज है। मैंने दूसरों से सुना है कि वह एक पेशेवर मुक्केबाज हुआ करता था, लेकिन क्योंकि उसकी मुक्केबाजी कौशल बहुत तेज थी और उसने एक पेशेवर मैच में किसी को मार दिया था, इसलिए उसे अब लड़ने की अनुमति नहीं थी। बाद में मुझे नहीं पता कि वो इंडिया में कैसे पहुंचा। मैंने सुना है कि उसने अन्य स्टेट में कई मुक्केबाजों को मौके पर ही मार डाला था। उसके तरीके बेहद क्रूर थे। ये शब्द सुनकर मोटे आदमी के दिल में ठंडक सी महसूस हुई। डर गया क्या? मास्टर भटिया ने मोटे आदमी के पीले चेहरे को देखा और अचानक हंस पड़े। मोटा आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। नहीं, मुझे डर नहीं है। मास्टर भटिया ने मोटे आदमी को नजरअंदाज कर दिया और सुनील की ओर देखने लगे। और आप? सुनील ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। मुझे डर है कि वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनील के मुंह से ये शब्द ठंडे स्वर में निकले। अच्छा लड़का, तुम में साहस है। मैं आज नहीं जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम उस थाई मुक्केबाज को कैसे हराते हो। मास्टर भटिया, जो जाने वाले थे, अचानक मुस्कुराते हुए बोले। मास्टर भटिया, उसके पीछे खड़ा आदमी जो लट्ठे की तरह अकड़ा हुआ था, उसने मिस्टर भटिया को ये कहते सुना कि वह नहीं जाएगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा जैसे कि उसे मिस्टर भटिया की याद आ गई हो और उसने पुकारा। उसकी आवाज धीमी और शक्तिशाली थी, लेकिन मास्टर भटिया ने उसे रोक दिया। उस आदमी ने कुछ और नहीं कहा, एक कदम पीछे हट गया और मास्टर भटिया के पीछे लकड़ी की तरह खड़ा हो गया। चलो चलें, ये शुरू होने वाला है, मास्टर भटिया ने कहा और वह मुड़े और आगे बढ़ गए। उसके पीछे वाला मोटा आदमी अजीब सी मुस्कान के साथ चुपचाप उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब वो बहुत चिंतित था कि सुनील आज उसे हरा नहीं पाएगा और वह पैसे खो देगा। और सुनील के बारे में क्या? बाजार में प्रवेश करने के बाद से मैं सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति बनाए हुए हूँ। पीछे बैठे विवान को अब अंततः कुछ समझ में आया। ऐसा लगता है कि इस जगह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मास्टर भटिया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मास्टर भटिया ने काले बाजार मुक्केबाजी मैच के राजा को अपने वश में कर लिया है, ब्लैक शार्क। इसके अलावा इस काले बाजार मुक्केबाजी मैच की योजना और आयोजन मास्टर भटिया द्वारा किया गया था। मास्टर भटिया के आज न जाने का कारण केवल यही था कि वह एक खूनी मुकाबला देखना चाहते थे। प्रतिद्वंद्वी, जो दूसरे प्रांत का था, स्पष्टता अच्छी तरह से तैयार था तथा अपने साथ एक मय थाई योद्धा भी लाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मय थाई लड़ाके निर्दयी और क्रूर होते हैं। मय थाई हमेशा से ही मैदान पर एक बहुत ही साहसी मुक्केबाजी शैली रही है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आज जब सुनील का सामना उस मय थाई फाइटर से होगा तो क्या होगा। हालांकि विवान थोड़ा चिंतित था, फिर भी उसने कदम दर कदम उसका अनुसरण किया। ब्लैक शार्क द्वारा एक मुक्केबाज को गिराने के बाद पूरा दर्शक वर्ग लगभग 15 मिनट तक आराम करता रहा। जिन अमीर लोगों ने अभी अभी यह रोमांच देखा है, वे दूसरे खूनी खेल के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते। वे आग्रह कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और वहां पर भूमिगत जुआरियों ने पहले ही दांव लगाना शुरू कर दिया था। दूसरे मैच में इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुनील का सामना दूसरे प्रांत के थाई मुक्केबाज एले से होगा। सुनील कपड़े बदलने के लिए एक विशेष छोटे कमरे में चले गए। जाने से पहले विवान ने सुनील से कहा, सावधान रहना। सुनील मुस्कुराया और विवान के कंधे पर थपथपाया, चिंता मत करो भाई। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में चले गए। विवान अखाड़े की ओर चला गया। उसने वहां खड़े थाई मुक्केबाज एले पर नजर डाली। थाई मुक्केबाज अपने पैरों को ऊपर उठाए हुए, अपने सिर को दो मुट्ठियों से ढकते हुए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर एक अजीब मुक्केबाजी मुद्रा बना रहा था, जिससे उसकी भेड़िए जैसी ठंडी आंखें दिख रही थीं। मय थाई सेनानियों के पास कुछ सूट पहने हुए पुरुष खड़े थे। वे दूसरे प्रांतों से आए कुछ शक्तिशाली व्यक्ति लग रहे थे। झनकार, घंटी बजी और शुरू में जीवंत रहा स्थल अचानक शांत हो गया। कांटेदार तारों से घिरे रिंग से चश्मा पहने एक गंजा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में माइक्रोफोन था और वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था।
प्रिय बॉस और देवियों, आज रात ब्लैक मार्केट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। जब ये शब्द बोले गए तो दर्शकों में बैठे 100 से अधिक धनी लोग पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज का मुक्केबाजी मुकाबला बहुत खास है। प्रतियोगियों में से एक दूसरे प्रांत का मुक्केबाज है। उसने एक बार पेशेवर मुकाबले में एक मुक्केबाज को मार दिया था, इसलिए वह पेशेवर मुक्केबाज नहीं हो सकता और इसलिए उसे काले बाजार के मुक्केबाजी मुकाबलों में लड़ना पड़ता है। आइए अब हम इस मुक्केबाज अलाई को आमंत्रित करते हैं। जब उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो दर्शकों में से एले तेजी से मंच पर चढ़ गया। दर्शकों की ओर से तुरंत ही उत्साहपूर्ण आवाजें उठने लगीं। हमने एक अन्य मुक्केबाज सुनील को भी आमंत्रित किया, जिसने 6 ब्लैक मार्केट मुक्केबाजी मैच जीते हैं। जब सुनील का नाम घोषित किया गया तो दर्शकों में से आवाजें गूंजने लगीं। विवान ने सुनील को देखा, जो केवल एक जोड़ी नीली शॉर्ट्स में नग्न था और एक जोड़ी मुक्केबाजी दस्ताने पहने हुए रिंग की ओर चल रहा था। नग्न सुनील दबंग और शक्तिशाली लग रहा था और वह चपलता के साथ मंच पर कूद गया। विवान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सुनील ने यहां 6 गेम जीते थे। मंच पर आने के बाद सुनील ने मुस्कुराते हुए विवान को देखा, खुद की ओर इशारा किया और अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि विवान को चिंता नहीं करनी चाहिए। विवान हल्का सा मुस्कुराया। दोनों मुक्केबाजों के मंच पर आने के बाद मेजबान ने कहा, अब मुकाबला शुरू होगा। सभी बॉस और सुंदरियां अपने हाथों में पैसे उठाओ और दांव लगाना शुरू करो। वे धनी दर्शक यहां खूनी खेल देखने और जुआ खेलने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर रात काले बाजार में मुक्केबाजी मैचों में भूमिगत रूप से प्रवाहित होने वाली धनराशि लगभग 10 मिलियन से अधिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग कितने अमीर हैं। रिंग में उतरने के बाद सुनील ने अपने सामने खड़े मय थाई मुक्केबाज को उदासीनता से देखा, जबकि मय थाई मुक्केबाज भी अपनी भेड़िए जैसी क्रूर निगाहों से सुनील को देख रहा था। दोनों व्यक्ति मौत तक लड़ने वाले थे। थाई मुक्केबाज का रंग सांवला था और वह एक मजबूत भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन सुनील उतना डरा हुआ नहीं था। सब लोग, मुक्केबाजी मुकाबला शुरू होने वाला है, चलो 5 शब्दों तक उल्टी गिनती करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, शुरू करो। जैसे ही ध्वनि गूंजी, दर्शकों में बैठे पागल दर्शक चिल्लाने लगे। सुनील मंच पर अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करके मुए थाई मुक्केबाज के सामने खड़े थे और मुए थाई मुक्केबाज एले ने भी सुनील को ठंडी निगाह से देखा। मास्टर भटिया, जो सबसे ऊंचे स्टैंड पर बैठे थे, अपनी संकुचित आंखों से अंगूठी को घूरते हुए सिगार पी रहे थे, जैसे कि वो कोई अच्छा शो देख रहे हों। वहां पर मौजूद मोटे आदमी ने सुनील को चिंता से देखा। उसने आज रात बहुत सारा पैसा दांव पर लगाया था और संभावनाएं काफी अधिक थीं। अगर वह हार गया तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए वो अभी भी काफी चिंतित था। यह एक तीखी खंगती ध्वनि के साथ प्रकट हुआ। तभी रिंग में मौजूद 2 लोग एक दूसरे से भिड़ने लगे। सुनील ने एक मानक मुक्केबाज की मुद्रा अपनाई, जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ सिर की रक्षा के लिए उठाया तथा दूसरे हाथ की मुट्ठी को आक्रमण के अवसर पैदा करने के लिए बाईं और दाईं ओर घुमाया। उसी समय पैर तेजी से चलने लगे। थाई मुक्केबाज अलाई ने मानक थाई मुक्केबाजी शैली का प्रयोग किया, जिसमें एक मजबूत मुट्ठी आगे की ओर तथा दूसरे पैर का घुटना ऊंचा उठा हुआ था। एक धमाके के साथ मय थाई फाइटर पहले किक मारता है। एक भयंकर और दबंग बवंडर लात सुनील की ओर आई। सुनील ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चकमा दे दिया। अलाई की तूफानी किक सुनील से चूक गई, इसलिए उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया और बचाव में वापस आ गया। दर्शकों की ओर से गर्मजोशी से जयकारे लगाए गए। विवान जे ने भी पलकें झपकाईं और सुनील की ओर देखा। सच कहूं तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि सुनील कितना शक्तिशाली था। अब वो सुनील के बारे में चिंतित और थोड़ा उत्सुक था। वो जानना चाहता था, क्या सुनील आज उस आदमी को हरा सकता है? थाई मुक्केबाज द्वारा पहला टोर्नेडो किक मारने के बाद सुनील ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया। एक तेज हवा के साथ एक सीधा मुक्का एले की ओर आया। मुक्केबाजी की दुनिया में बहुत कम लोग इतने भारी मुक्के सीधे झेल पाते हैं, क्योंकि यह बहुत थकाने वाला होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि मय थाई फाइटर ने न तो कोई चकमा दिया और न ही बच निकला, बल्कि मुक्का सीधे मय थाई फाइटर की बांह पर लगा। मय थाई फाइटर ने अचानक सुनील के सिर पर कोहनी मार दी। वो तेजी से पीछे हटा, अपना दाहिना पैर उठाया और साइड व्हिप किक से हमला किया। यद्यपि थाई मुक्केबाज बहादुर था, फिर भी उसे पीछे हटना पड़ा। एक दौर के बाद उनमें से किसी ने भी दूसरे के साथ लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। सुनील मन ही मन हैरान रह गया। ये थाई मुक्केबाज सचमुच बहुत ताकतवर था। मय थाई हमेशा से विश्व में अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, जिसमें लोहे के हाथ, स्टील के पैर, कोहनी के वार और टक्कर के हमले शामिल हैं। इसे 8 पैरों वाला जानवर कहा जाता है। इसके अलावा असली मय थाई सेनानियों को बचपन से ही प्रशिक्षित किया जाता है कि उनका शरीर इस्पात की तरह कठोर हो। उनके अंग सीधे लकड़ी के खंभों से टकरा सकते हैं, इसलिए इस तरह से निर्मित शरीर निश्चित रूप से जबरदस्त बल का सामना कर सकते हैं।
धमाके के साथ मय थाई सेनानी ने भीषण हमला करना शुरू कर दिया। अलाई की मुक्केबाजी कौशल घातक और क्रूर थी और हर चाल सुनील की जान लेने के उद्देश्य से लगती थी। उसने सुनील के सिर पर लगातार 5-6 घूंसे मारे। सुनील को लगातार भयंकर हमलों के कारण पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने मौका देखा और अचानक अपना घुटना उठाकर अलाई के पेट पर मारा। अलाई पीछे हट गया और सुनील ने तुरंत अलाई की छाती पर उड़ते हुए लात मारी। एक धमाके के साथ सुनील ने एले को लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। दर्शकों ने तुरंत जयकारे लगाए। विवान का तनावपूर्ण दिल धीरे धीरे शांत हो गया और वह अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, सुनील वास्तव में अद्भुत है। लेकिन थाई मुक्केबाज एले को जब जमीन पर गिरा दिया गया तो उसने एक सुंदर कलाबाजी की और फिर जमीन से उछलकर ऊपर आ गया। उसने अपने हाथों से धीरे से अपनी छाती पर से धूल झाड़ दी, व्यंग्य किया और ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऊंचे मंच पर बैठे मास्टर भटिया ने आंखें मूंदकर अचानक पूछा, मंगेश, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मंगेश नाम का वो आदमी मास्टर भटिया के बगल में खड़ा था, एक सैनिक की तरह खड़ा था। मैदान पर दो लोगों को ठंडी आंखों से घूर रहा था और धीरे से अपना सिर हिलाया। अभी कहना मुश्किल है। ओह, तुम भी इसे नहीं देख सकते? मास्टर भटिया बहुत आश्चर्यचकित हुए। मंगेश ने मैदान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सुनील नाम के मुक्केबाज के पास तेज घूंसे और लचीले कदम हैं। वो एक अच्छा मुक्केबाज है, लेकिन दूसरा मय थाई मुक्केबाज सुनील से ज्यादा भयंकर है। हालांकि उसकी चाल सुनील से ज्यादा लचीली नहीं है, लेकिन उसका मुक्का सुनील के 2 मुक्कों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इस लड़ाई में मुझे लगता है कि मय थाई मुक्केबाज शायद जीत जाएगा। मंगेश किस तरह का अद्भुत व्यक्ति है जो एक ही नज़र में 2 मुक्केबाजों की कमजोरियों को देख सकता है। मंगेश, वह ठंडा आदमी जो हमेशा मास्टर भटिया के साथ खड़ा रहता है, एक छिपी हुई तलवार है जो प्रकट होने पर चमक उठती है। जैसा कि कहावत है, भारी तलवार की कोई धार नहीं होती, शायद इसका यही अर्थ है। जब मास्टर भटिया ने सुना कि मंगेश ने क्या कहा तो वो मुस्कुराए और हल्के से कहा, मैं सुनील नाम के लड़के के बारे में आशावादी हूँ। ये कहने के बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसकी भयावह आंखें मैदान पर ही केंद्रित रहीं। इस समय रिंग में सुनील, जो अभी अभी मय थाई मुक्केबाज के साथ लड़े थे, अब मूल रूप से एक दूसरे की चाल समझ गए थे और अब उन्होंने असली लड़ाई शुरू कर दी थी। सुनील को अपने लचीले मुक्केबाजी कौशल के कारण अभी भी काफी बढ़त हासिल है। उन्होंने थाई मुक्केबाज के बाएं गाल पर बायां हुक मारा और थाई मुक्केबाज सहज रूप से बच गया। लेकिन सुनील ने सिर्फ अपनी मुट्ठी हिलाई, जो एक नकली चाल निकली, और फिर उसने थाई मुक्केबाज के सिर पर एक खूबसूरत दाहिने मुक्के से प्रहार किया। सुनील ने जोर से थाई मुक्केबाज के सिर पर मुक्का मारा और थाई मुक्केबाज पीछे गिर गया। सुनील ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़े और लगातार 7-8 घूंसे मारे। हर घूंसा शरीर पर लगता है। ऐसे रोमांचक दृश्य ने पूरे दर्शकों को रोमांचित कर दिया। भयंकर हमलों की श्रृंखला ने थाई मुक्केबाज को एक कोने में धकेल दिया। यहां तक कि दर्शकों में मौजूद विवान भी खुश हुए बिना नहीं रह सका और मन ही मन सोचने लगा, ये बच्चा सुनील वास्तव में लड़ सकता है। लेकिन जब सभी ने सोचा कि सुनील पहले ही जीत चुका है, तो अचानक मूल रूप से निष्क्रिय थाई मुक्केबाज ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला और सुनील की जोरदार मुट्ठी को अपने ऊपर लगने दिया। और उसका क्या हुआ? उसने अपनी आंखें ठंडी रखी, सही अवसर की प्रतीक्षा की और फूंक मारी। एक घातक मुक्का सुनील के बाएं गाल पर लगा। सुनील को सीधे मुक्का लगा और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा तथा उसके मुंह से खून निकला। जाहिर है, सुनील को इस जोरदार मुक्के से बहुत चोट लगी होगी। दर्शकों की जय जयकार अचानक गायब हो गई और भीड़ स्तब्ध रह गई। विवान भी दंग रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो मय थाई लड़ाकू इतना शक्तिशाली कैसे है कि सुनील से इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी उसमें वापस लड़ने की ताकत है? वह कैसे जान सकता था कि सुनील के हमलों की श्रृंखला ने वास्तव में मय थाई मुक्केबाज को चोट नहीं पहुंचाई? और अब मय थाई मुक्केबाज ने वास्तव में अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। विवान ने उत्सुकता से मैदान की ओर देखा और साथ ही अन्य प्रांतों से आए लोगों के समूह पर भी नजर डाली। सूट पहने वे लोग अपने चेहरों पर धूर्त मुस्कान के साथ मैदान की ओर देख रहे थे। स्टैंड में बैठे मास्टर भटिया अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। लेकिन सुनील को अभी अभी एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। वो सिर में चक्कर आने के कारण जमीन पर पड़ा था। वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि मुक्का बहुत शक्तिशाली था। सुनील ने अपना सिर जोर से हिलाया और धीरे से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद थाई मुक्केबाज ने सीधे सुनील के सिर पर घुटना मारा। यह एक भयंकर आघात था। अगर यह सचमुच सुनील के सिर पर लगा होता तो वो सीधे मर जाता। सुनील ने तुरंत चकमा दिया और थाई मुक्केबाज ने अचानक सुनील की कमर पर कोहनी मार दी। सुनील ने दर्द सहन किया और एक मुक्का मारा। थाई मुक्केबाज ने लापरवाही से पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और सुनील घातक प्रहार से बचने के लिए लड़खड़ा गया।
यद्यपि सुनील उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी चोटें थाई मुक्केबाज की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थीं। ऐसा लग रहा था कि थाई मुक्केबाज द्वारा मुक्केबाज को पीट पीट कर मार डालने की कहानी सच थी। दर्शकों में से हर कोई अभी भी चिल्ला रहा था, और जिन लोगों ने सुनील की जीत पर दांव लगाया था उनमें से कुछ तो गालियां भी दे रहे थे। सुनील को डांटो और उसे पीटने दो। दर्शकों में विवान भी सुनील को चिंतित होकर देख रहा था, क्योंकि वह देख सकता था कि सुनील की सहनशक्ति कम होती जा रही थी। सुनील अपने चेहरे पर खून के साथ बेहद शर्मिंदा दिख रहे थे। पीछे हटने के लिए मजबूर होने के बाद थाई मुक्केबाज ने फिर से दौड़कर सुनील पर मुक्कों से प्रहार किया। सुनील ने दोनों हाथों से उसके सिर की रक्षा की और रोकने की पूरी कोशिश की। प्रत्येक मुक्का उसके सिर की रक्षा कर रहे हाथ पर लगा और सुनील ने बस निष्क्रिय रूप से वार झेले। धमाका! एक हुक पंच सुनील की ठोड़ी पर लगा और सुनील पीछे की ओर उड़ गया और हर जगह खून फैल गया। वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। सुनील! विवान चिल्लाया, लेकिन यह आवाज तीखी चीख में डूब गई। वहां मौजूद मोटा आदमी बहुत पीला पड़ गया। भाड़ में जाए उसे, ये कमीना इस बार निश्चित रूप से मुझे पैसे का नुकसान करवाएगा। उसके बगल में खड़ा पपराजी उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ देख रहा था और वह अपने दिल में सुनील को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। तुम कमीने, क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि जब सुनील को फिर से नीचे गिराया गया तो उसे उठने में 10 सेकंड से अधिक समय लगा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, उसके मुंह के कोने अभी भी सूजे हुए थे और वह थका हुआ लग रहा था। सुनील को फिर से खड़ा देखकर थाई मुक्केबाज की आंखों में जानलेवा इरादे दिखाई दिए। मंच के नीचे अन्य प्रांतों से आए लोगों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए सूट पहने पुरुषों ने अचानक गंभीरता से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि सुनील को मैदान में ही मार दिया जाना चाहिए। तो मय थाई हाथ चला गया। गर्दन पर घुटने से वार। मय थाई में सबसे प्रसिद्ध मारक चाल। उसने अपनी बाईं सहायक एड़ी को उठाया और उसे अंदर की ओर घुमाया, अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ा, अपने बाएं पैर से जमीन को धक्का दिया, अपनी एड़ी को अंदर की ओर घुमाया, अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ा और एक समन्वित तरीके से अपने दाहिने घुटने को आगे और ऊपर की ओर बढ़ाया। बल घुटने की नोक तक पहुंच गया और अचानक पूरा घुटना सीधे सुनील की छाती में जा टकराया। इस घुटने का बल 1000 पाउंड से भी अधिक भारी कहा जा सकता है। यदि सुनील को चोट लगती तो वह निश्चित रूप से रिंग में ही मर जाता। सभी की चीख पुकार के बीच थाई मुक्केबाज ने अपना घातक प्रहार सीधे सुनील की ओर किया। सुनील अब रक्षाहीन लग रहा था, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह मरता हुआ लग रहा था। लेकिन जब सभी को लगा कि सुनील वास्तव में रिंग में मर जाएगा तो अचानक एक अजीब दृश्य घटित हुआ। सुनील ने अचानक अपने दांत पीस लिए और तीर की तरह मय थाई सेनानी की ओर दौड़ा। थाई मुक्केबाज ने शुरू में सोचा था कि सुनील में हिलने की भी ताकत नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुनील सीधे उसकी ओर दौड़ेगा। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी गर्दन पर घुटने का हमला वास्तव में सुनील की छाती पर लगा। सुनील का खून खौल उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके हाथों का क्या हुआ? फिर उसने थाई मुक्केबाज के सिर को मोड़ने के लिए एक क्रॉस क्लैस्प हाथ का इस्तेमाल किया। एक धमाके के साथ दोनों जमीन पर गिर पड़े। दर्शकों में हर कोई दंग रह गया, यहां तक कि मास्टर भटिया भी थोड़ा चौंक गया। करीब से देखने पर उसने देखा कि सुनील का हाथ थाई मुक्केबाज की गर्दन के चारों ओर लोहे की जंजीर की तरह कसकर बंधा हुआ था और उसकी उभरी हुई नसों वाला पूरा हाथ थाई मुक्केबाज का गला घोंट रहा था। जब तक सुनील थोड़ा सा बल लगाता, थाई मुक्केबाज की गर्दन जिंदा ही टूट जाती। थाई मुक्केबाज की गर्दन दबा दी गई और उसने कड़ी मशक्कत की, लेकिन सुनील ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अपने दांत भींचे और थाई मुक्केबाज का गला दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मय थाई फाइटर की मैदान पर ही लगभग दम घुटने से मौत हो गई थी जब अचानक उसका एक हाथ रिंग पर जा लगा। छोड़ देना? जी हाँ, काला बाजारी मुक्केबाजी में भाग लेने वाले सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई का मतलब है हारना और हार स्वीकार करना। जब दर्शकों ने मय थाई योद्धा को हार स्वीकार करते देखा तो वे खुशी से झूम उठे। और सुनील के बारे में क्या? उसने धीरे से अपना हाथ ढीला किया जो थाई मुक्केबाज का गला दबा रहा था और बड़ी मुश्किल से जमीन से ऊपर उठा। वो अब मर रहा था। वो वहीं खड़ा रहा, अपने पैरों के नीचे कमजोरी महसूस कर रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह बहुत भयानक लग रहा था। और विवान के बारे में क्या? फिर वो उत्साह से चिल्लाया। सुनील अंततः जीत गया, जीत गया। मोटा आदमी और भी खुश था। मैं जानता था कि सुनील एक अच्छा आदमी है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो आज अवश्य ही पूरा सामान लेकर लौटेगा। शुरुआत में उसके लिए संभावनाएं बहुत अधिक थीं और वह केवल खेल जीतना चाहता था। दूसरी ओर कोमल के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी और उसने अपने दिल में क्रूरता से कहा, इस कमीने को पीट पीट कर मार क्यों नहीं दिया गया? जब हर कोई सुनील के लिए जश्न मना रहा था तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मय थाई फाइटर, जो अभी अभी सुनील द्वारा लगभग मारा गया था, पीछे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अनिच्छा और गुस्सा था।
ठीक उसी तरह जिस मुक्केबाज ने एक कदम पहले हार मान ली थी, उसने पीछे से सुनील पर हमला किया और उसकी इस्पात की मुट्ठियों ने सुनील पर भयंकर प्रहार किया क्योंकि वह उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। पूरे आयोजन स्थल पर जयघोष फैल गया। दर्शकों में बैठे विवान भी दंग रह गए। सुनील, सावधान रहो। जैसे ही विवान ने मुक्केबाज को हमला करते देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन सुनील थक चुका था और उसके पास रोकने का समय नहीं था। एक मुक्का सीधे सुनील के सिर पर लगा। एक जोरदार धमाके के साथ सुनील रिंग से नीचे गिर गया। उसका शरीर सीधे ठंडे मंच पर गिर गया। सुनील, जो रिंग पर लेटा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीट पीट कर मार डाला गया हो। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। विवान पागलों की तरह दौड़ा और सुनील को उठाने में मदद की। सुनील, सुनील, क्या आप ठीक हैं? सुनील, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मरने वाला है, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने जोर से पलकें झपकाईं और विवान की ओर देखा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन बोल नहीं सका। दर्शकों की ओर से भी आश्चर्य और संदेह की आवाजें उठीं। मास्टर भटिया, जो मंच पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे, अचानक कराह उठे और अपनी आंखों में ठंडे जानलेवा इरादे के साथ थाई मुक्केबाज को देखा। बेवकूफ, तुमने हार मान ली है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर दोबारा हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मेरे घर को मनोरंजन पार्क की तरह समझ रहे हो? मास्टर भटिया भी नाराज थे। मंगेश, जो चुपचाप उसके पास खड़ा था, अचानक एक कदम आगे बढ़ा और बोला, पांचवें मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी को अभी मार दूं? जब मंगेश ने ये शब्द कहे तो उसने पलक तक नहीं झपकाई, मानो थाई मुक्केबाज को मारना उसके लिए कोई आसान काम था। जैसे ही मास्टर भटिया बोलने वाले थे, अचानक श्रोताओं की ओर से विस्मयकारी ध्वनि आए। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो थाई मुक्केबाज की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, बेवकूफ, मेरे भाई ने तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन तुमने चुपके से मेरी हत्या कर दी। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। जैसे ही आवाज बोली गई, उसका शरीर अचानक मंच पर आ गया। कौन है ये? बेशक वह विवान था, जिसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। अपने भाई सुनील को इस तरह से पिटता देख विवान निश्चित रूप से क्रोधित हो गया, खासकर तब जब उसने थाई मुक्केबाज की जान बख्श दी थी। एक क्षण के लिए सारा दर्शक मंडल स्तब्ध रह गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक मुक्केबाज द्वारा दूसरे मुक्केबाज से मुकाबला करने के बाद उसे दोबारा चुनौती देने की अनुमति नहीं होती। यहाँ राउंड रॉबिन मुकाबले पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, तो दर्शकों में से हर कोई विवान को अचंभित होकर देखने लगा। लेकिन इस समय मास्टर भटिया अचानक सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए और कहा, सभी लोग चुप हो जाओ। सैद्धांतिक रूप से सुनील आज जीत गया, लेकिन यह मय थाई फाइटर खेल के नियमों को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए अब ये लड़का मय थाई फाइटर को चुनौती देना चाहता है। मुझे लगता है कि यह ठीक है। यदि किसी को यकीन नहीं है तो वे आकर मुझसे बहस कर सकते हैं, भटिया। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मास्टर भटिया की भयावह निगाहें पूरे दर्शकों पर घूम गईं, साथ ही मंच के नीचे अन्य प्रांतों से आए सूट पहने कई पुरुषों पर भी। यद्यपि सूट पहने हुए पुरुषों के पास कहने के लिए कुछ था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मुंबई शहर उनकी दुनिया नहीं थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। सारा दर्शक मंडल तुरंत पुनः पागल हो गया। एक और चुनौती, एक और खूनी लड़ाई। बेशक उन्हें ये पसंद आया। वहां पर मौजूद मोटे आदमी ने भी विवान को अचंभित होकर देखा। क्या वो आदमी सुनील का भाई है? उन्होंने पपराजी से पूछा। कोमल ने उदास होकर सिर हिलाया, ऐसा ही लगता है। मैदान पर विवान अपनी मुठियां कसकर भींचे हुए दिखाई दे रहा था। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह क्रोध, असीम क्रोध से भरा हुआ, मय थाई मुक्केबाज को घूर रहा था। सच कहें तो मय थाई मुक्केबाज को सुनील के साथ पहली लड़ाई में कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। यदि वो घायल भी हुए तो वे गंभीर नहीं थे। एक अन्य व्यक्ति को उसे चुनौती देने के लिए आते देख उसने विवान को भेड़िए जैसी निगाहों से देखा और अजीब मंदारिन भाषा में कहा, क्या तुम मृत्यु से नहीं डरते? विवान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में अपनी मुठियां कस लीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मय थाई मुक्केबाज ने फिर कहा। ये कहने के बाद मय थाई मुक्केबाज अचानक उछला और अपने घुटनों से विवान पर जबरदस्त क्रूर बल से घातक हमला किया। ये प्रहार मय थाई में एक उड़ता हुआ हमला है। ये शक्तिशाली और भयंकर है। जब ये घातक झटका विवान की ओर आया तो विवान को पहली बार रिंग पर खड़े होने पर जो घबराहट महसूस हुई, वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई और फिर उड़ते हुए घुटने को तोड़ने का एक तरीका अचानक उसके दिमाग में आया। तो वह चले गए। उसके कदम अचानक, तेजी से और अजीब ढंग से चले। यदि आपने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो इस पर विश्वास करना कठिन होता। इससे पहले कि रिंग के नीचे मौजूद लोग स्पष्ट रूप से देख पाते, वह अचानक थाई मुक्केबाज के सामने आ गया। फिर उसने अपनी पांचों उंगलियां फैला दी और उसके शरीर की सारी विशाल ऊर्जा अचानक उसकी पांचों उंगलियों में भर गई। भाड़ में जाओ। विवान के मुंह से एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने धरती और आकाश को हिला दिया।
एक धमाका और एक छीना झपटी। सारा दर्शक समुदाय दंग रह गया। हर कोई दंग रह गया। दर्शकों में अन्य प्रांतों से आए लोग दंग रह गए। मोटा आदमी दंग रह गया, मास्टर भटिया दंग रह गया, और यहाँ तक कि मंगेश जो मास्टर भटिया के पीछे खड़ा था वह भी दंग रह गया, क्योंकि विवान की घातक पकड़ थाई मुक्केबाज के 2 अवरोधक हाथों से होकर गुजरी और बीच की स्थिति से थाई मुक्केबाज का गला पकड़ लिया। ये तेज, प्रचंड और सटीक था। विवान ने तीनों तत्वों को पूरी तरह से समझ लिया। एक क्लिक के साथ विवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 5 उंगलियां जकड़ लीं। थाई मुक्केबाज की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से भरी थीं। उसका सिर झुक गया और उसका शरीर एक लंगड़े नूडल की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक चाल, सिर्फ एक चाल से विवान ने थाई मुक्केबाज को हरा दिया। क्या मैं थाई फाइटर बहुत लापरवाह था, या विवान की पकड़ने की चाल बहुत अजीब है? अब कोई भी इस प्रश्न के बारे में नहीं सोच रहा था। पूरा स्थान इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। कोई भी नहीं बोला। जैसे ही थाई मुक्केबाज का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, पूरा दर्शक वर्ग खुशी से चिल्ला उठा। ये आवाजें पागलपन और अविश्वास से भरी थीं, लेकिन तथ्यों से यह साबित हो गया कि विवान ने थाई मुक्केबाज को एक ही चाल में हरा दिया। शायद उसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी की हत्या कर दी है और उसने उसे अपने हाथों से मार डाला। विवान ने अविश्वास से डरकर अपने हाथों की ओर देखा और बुदबुदाया, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। शायद अभी तक उसे स्वयं भी उस हथियाने की चाल की शक्ति का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन तथ्य ये साबित करता है कि उसकी हथियाने की चाल बहुत भयंकर और दबंग थी। अच्छा लड़का, तुमने उसे एक ही वार में मार डाला। मास्टर भटिया अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए और उत्साहित होकर बोले। मंगेश, जो चुपचाप उसके पीछे खड़ा था, उसने भी अपनी भौहें सिकोड़ विवान को घूरते हुए बिना कुछ कहे देखा। जहां तक अन्य प्रांतों से आए आगंतुकों का प्रश्न है, तो वे अपने थाई मुक्केबाजों को अविश्वास से गिरते हुए देख रहे थे तथा उनके बारे में अपने चेहरे पर क्रूर भाव लिए हुए बात कर रहे थे। इस समय सभी की निगाहें विवान पर टिकी थीं। यहां तक कि वहां मौजूद मोटे आदमी ने भी अपना मुंह खोला और कहा, अरे, इस लड़के ने एक ही वार में थाई मुक्केबाज को मार डाला। उसकी आवाज में अविश्वास का भाव था। सुनील, जो हाल ही में गंभीर रूप से घायल हुआ था, भी दर्शकों में गहरे सदमे में था। सीने में खून का उफान होने के कारण सुनील अपनी हंसी रोक नहीं सका। विवान को रिंग से कदम दर कदम नीचे आते देख उसके आसपास के लोग विवान के लिए चिल्ला रहे थे। मृतमय थाई खिलाड़ी के शव को तुरंत घसीट कर ले जाया गया। मैदान पर किसी ने भी मृत मुक्केबाज पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी अपनी चीखें और पागलों की तरह चिल्लाने का ध्यान विवान पर केंद्रित कर रहे थे। इन लोगों के दिलों में वे जो चाहते हैं वो ऐसा रोमांचक प्रभाव है, और केवल ऐसा रोमांचक दृश्य ही उनका खून खौला सकता है। विवान धीरे धीरे रिंग से नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही हो। उसके दिल का क्या हुआ? इस समय ये धमाके 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 की आवाज के साथ हिंसक रूप से धड़क रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये पहली बार था जब विवान ने किसी की हत्या की थी। हाँ, ये पहली बार था जब विवान ने अपने हाथों से किसी की हत्या की थी। वो भय और सदमे से भर गया। इसलिए जब वो मंच से नीचे उतरे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब वास्तविक है। भाई, सुनील मुश्किल से जमीन पर लेट गया, विवान को देख रहा था जो उसकी ओर आ रहा था। विवान ने सुनील की मदद करने के लिए जल्दी की। आप कैसे हैं? मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। विवान ने कहा कि वो सुनील को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन सुनील ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी वो मुस्कुराया और बोला, तुम इतने भयानक कैसे हो? तुमने उस कमीने को मेरे लिए अपने हाथों से मार डाला। आज से मैं, सुनील, तुम्हारा जीवन ऋणी हूं। सुनील ने विवान के कंधे पर एक हाथ रखा और एक कठिन मुस्कान के साथ कहा। विवान मंद मंद मुस्कुराया। कुछ मत कहो, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो सुनील को भेजने ही वाला था। क्या किसी को पता है कि वो आदमी कौन है? भीड़ में उन्होंने मास्टर भटिया को सबसे ऊंचे स्टैंड से नीचे आते देखा। उसके पीछे खड़े छोटे भाइयों ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता था। उस मय थाई फाइटर को एक ही चाल में मार डालो। हाँ, दिलचस्प है। मास्टर भटिया ने अपने मुंह के कोने पर एक अजीब चाप उठाया और मुस्कुराते हुए सामने की ओर चले गए। वहां भीड़ विवान को घेर रही थी। इस समय मोटा आदमी भी तेजी से वहां आया। उसने सुनील की ओर देखा तक नहीं उसे सुनील की चोटों की परवाह थी। वो विवान के पास गया और पूछा, अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? विवान ने ठंडी निगाहों से अपनी आंखें उठाईं और मोटे आदमी को देखा। इस कमीने के लिए जो केवल पैसे की परवाह करता था और दोस्ती की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, विवान ने सीधे कहा, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, बच्चे? पपराजी ने ठंडी सांस ली। विवान ने तुरंत अपनी ठंडी आंखें उठाईं और पपराजी कोमल को देखा। पपराजी कोमल डर के मारे एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
यहाँ तक कि मोटे आदमी के चेहरे के भाव भी बदल गए। तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने जो विवान है वो एक भयंकर आदमी है जो उस मय थाई आदमी को एक मुक्के से मार सकता है। जब वे बातचीत कर रहे थे, मास्टर भटिया अपने आदमियों के साथ मुस्कुराते हुए आए। मास्टर भटिया, नमस्ते। मास्टर भटिया। आसपास के सभी लोग मास्टर भटिया का अभिवादन कर रहे थे। श्री भटिया ने भी उन लोगों की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसने अपना ध्यान सुनील और विवान पर केंद्रित किया। तुम ठीक हो? मास्टर भटिया ने सुनील से पूछा, जो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा था। सुनील ने कहा, जैसे कि वो अनुग्रह से बाहर था, ये ठीक है, बस एक छोटी सी चोट है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद श्री भटिया। मास्टर भटिया मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। क्या यह आपका भाई है? मास्टर भटिया ने अचानक विवान पर अपनी नजरें टिकाईं और सुनील से पूछा। सुनील ने सिर हिलाया। मास्टर भटिया ने विवान को देखा और उसकी प्रशंसा की। तुम बुरे नहीं हो। विवान ने उस आदमी की ओर देखा जिसे कई लोग मास्टर भटिया कहते थे और कुछ नहीं कहा। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको मौका मिले तो कृपया मुझसे मिलने यूहाई क्लब में आएं। मास्टर भटिया ने अपनी जेब से एक सुनहरा व्यक्तिगत बिजनेस कार्ड निकालते हुए कहा। दर्शकगण में सभी लोग दंग रह गए। मास्टर भटिया व्यक्तिगत रूप से लोगों को बिजनेस कार्ड देते हैं। ये पहली बार है, कम से कम ये काले बाजार में मुक्केबाजी मैच में पहली बार है। यहाँ आने वालों में से कौन श्री भटिया की पहचान नहीं जानता है? कौन नहीं जानता कि ये भूमिगत मुक्केबाजी के मैदान मिस्टर भटिया द्वारा चलाए जाते हैं? लेकिन श्री भटिया ने आज एक छोटे व्यक्ति को एक बिजनेस कार्ड दिया और यह भी कहा कि जब उनके पास समय होगा तो वे विवान को अपने यूहाई क्लब में खेलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, यूहाई क्लब मिस्टर भटिया का स्थान है। सरल शब्दों में कहें तो इस गोल्ड कार्ड के साथ आप अपनी इच्छानुसार यूहाई क्लब में प्रवेश कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं, और आप वहां किसी भी सुंदर महिला को चुन सकते हैं और अपनी इच्छानुसार उसके साथ सो सकते हैं, और यह सब बिना एक पैसा खर्च किए। पूरे 9वें जिले में या यहाँ तक कि मुंबई शहर में भी संभवतः 20 से अधिक लोग ऐसे नहीं होंगे जिनके पास ये गोल्ड कार्ड हो। अब मास्टर भटिया वास्तव में अपने साथ लाया हुआ स्वर्ण कार्ड विवान को देने जा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से उसके आसपास के लोग ईर्ष्यालु हो गए। मोटे आदमी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन विवान के बारे में क्या? उसने वे के हाथ में हवा में लटके सुनहरे कार्ड को देखा और अचानक कहा, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन ये चीज शायद मेरे किसी काम की नहीं है। धन्यवाद। जब विवान ने ये शब्द कहे तो हर कोई दंग रह गया। ये पहली बार था कि श्री भटिया को अस्वीकार कर दिया गया था और उन्होंने जो स्वर्ण कार्ड दिया था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। आपको ये तो पता ही होगा कि कितने अमीर लोग इस कार्ड को पाने का सपना देखते हैं लेकिन इसे पा नहीं पाते। कौन सोच सकता था कि विवान ऐसा चाहता भी नहीं था। मास्टर भटिया ने अपने हाथ में सोने का कार्ड पकड़ लिया। एक पल के लिए उनकी अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराए और विवान को एक भयावह नजर से देखा। अच्छा, मास्टर भटिया ने एक शब्द कहा, फिर धीरे से अपने हाथ में पकड़े हुए सोने के कार्ड को अपनी जेब में डाल लिया। आसपास मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ भी बोले। वे सभी मास्टर भटिया की ओर देख रहे थे। मास्टर भटिया अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़े हुए विवान को देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें इस मुक्केबाजी मैच में फिर से देखूंगा। ये कहने के बाद मास्टर भटिया अचानक मुड़े और दूसरी तरफ चले गए। जैसे ही मास्टर भटिया ने मुड़कर देखा, सूट पहने कई आदमी उनकी ओर बढ़े। ये सूट पहने हुए आदमी कौन है? करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि क्या वे बाहरी लोग ही नहीं हैं जिन्होंने मय थाई मुक्केबाजों को काम पर रखा है। वे अचानक मास्टर भटिया से मिलने क्यों आए? जो पुरुष सूट पहने हुए आए थे उनका आभामंडल बहुत मजबूत था। ये स्पष्ट था कि वे साधारण लोग नहीं थे। उनके कपड़ों से ही पता चल रहा था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है, जो ग्रे रंग का डिजाइनर सूट पहने हुए है। वह ज्यादा लंबा नहीं था, उसके घने चमकदार बाल थे और उसका चेहरा धनी जैसा दिखता था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने मुस्कुराकर मिस्टर भटिया का अभिवादन किया। मास्टर भटिया को अन्य प्रांतों से आए ये लोग बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने बस ठंडी सांस ली और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मास्टर भटिया, हम अभी मुंबई पहुंचे हैं और हम आपसे पहले नहीं मिले। ये वास्तव में हमारी गलती है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मास्टर भटिया, आगे चल रहे छोटे कद के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर भटिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आओ, मैं भटिया इसका खर्च नहीं उठा सकता। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ। मैं इतना बड़ा सम्मान कैसे उठा सकता हूँ? ग्रे सूट वाला आदमी हंसा। मास्टर भटिया बहुत विनम्र हैं। बेंगलुरु शहर में हम सभी ने मास्टर भटिया का नाम सुना है। सूट पहने आदमी के शब्दों के जवाब में मास्टर भटिया जोर से हंसे। हमारे यहाँ आने का पहला कारण मुंबई शहर में व्यापार करना है। दूसरा कारण ये है कि हम मिस्टर भटिया से दोस्ती करना चाहते हैं। सूट पहने आदमी ने अचानक कहा।
मास्टर भटिया ने धीरे से अपनी आंखें घुमाई और सूट पहने आदमी को देखा। दोस्त बनाना? माफ करना, मैं, भटिया, सबसे ज्यादा नफरत करता हूं दुष्ट खलनायकों से दोस्ती करना। बेशक, ये दुष्ट खलनायक उन लोगों के समूह को संदर्भित कर रहा था जो बैंगलोर शहर से होने का दावा करते थे। उन्होंने मय थाई सेनानियों को किराए पर लिया और जब उन्होंने रिंग में हार मान ली तो उन्होंने पीछे से दूसरों पर हमला किया, जो अत्यंत कपटी और चालाकीपूर्ण था। इसलिए श्री भटिया ने अन्य प्रांतों से आने वाले इन आगंतुकों को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। जब अन्य प्रांतों से आए उन शक्तिशाली लोगों ने श्री भटिया की बात सुनी तो उनके चेहरे अचानक बदल गए, विशेषकर उस छोटे आदमी के पीछे खड़े व्यक्ति के चेहरे। उस आदमी के चेहरे पर एक लंबा, पतला निशान था जो सीधे उसकी आंख के कोने तक जाता था। वो क्रूर और आंखों को लुभाने वाला लग रहा था। उन भयंकर आंखों के साथ वो और भी अधिक भयंकर लग रहा था। मैं एक कदम आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही चेहरे पर निशान वाला आदमी एक कदम आगे बढ़ा, मंगेश, जो मास्टर भटिया के पास चुपचाप खड़ा था, उसने भी उसी समय एक कदम आगे बढ़ाया और उदासीन आंखों से निशान वाले चेहरे को घूरने लगा। हा। अचानक दूसरे प्रांत से आया सूट पहने छोटा आदमी हंसने लगा। क्या मास्टर भटिया वास्तव में हमारे जैसे लोगों के साथ दोस्ती करने से कतराते हैं? मास्टर भटिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उस आदमी के चेहरे को ठंडे भाव से देखा। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, मुझे खलनायकों से दोस्ती करना पसंद नहीं है। क्या तुमने मेरी बात साफ साफ सुनी? यह आवाज शब्दशः वहां मौजूद बाहरी लोगों के कानों तक पहुंची। पूरी हवा जमी हुई लग रही थी। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, यहां तक कि सांसों की आवाज भी बंद हो गई थी। पूरा स्थान बारूद की तेज गंध से भरा हुआ था। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट 9 का भूमिगत दबंग आदमी मास्टर भटिया है और दूसरी तरफ अज्ञात मूल के बाहरी लोग हैं। ऐसी टक्कर निश्चित रूप से सबसे रोमांचक दृश्य होगी। मास्टर भटिया के बोलने के बाद वो अचानक मुड़े और चले गए। इंतजार। दूसरी ओर से बाहरी व्यक्ति अचानक बोल पड़ा। मास्टर भटिया की आंखों में अचानक एक ठंडी जानलेवा मंशा दिखाई दी और मंगेश और उसके छोटे भाई जो उसके पीछे चल रहे थे, किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। मास्टर भटिया, क्या मेरे विश्वराज परिवार के लिए मास्टर भटिया जैसे व्यक्ति से दोस्ती करना इतना मुश्किल है? मास्टर भटिया, जैसा कि कहा जाता है, अधिक दोस्त का मतलब अधिक रास्ते हैं। मेरा मुक्केबाज आज गलत था। मैं, रूपेश विश्वराज और मास्टर भटिया आज के मुक्केबाजी मैच के लिए माफी मांगना चाहते हैं। आज का सारा नुकसान मेरे विश्वराज परिवार द्वारा वहन किया जाएगा। मास्टर भटिया, क्या ये ठीक है? जब उसके सामने खड़ा छोटा आदमी, जो खुद को विश्वराज परिवार से होने का दावा करता था, ने अचानक ये शब्द कहे तो मास्टर भटिया का चेहरा अचानक बदल गया। विश्वराज परिवार? विश्वराज परिवार देश के 4 सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक है। क्या आने वाला व्यक्ति विश्वराज परिवार से हो सकता है? यद्यपि मास्टर भटिया मुंबई शहर में रहते हैं, फिर भी वे विश्वराज परिवार जैसे बड़े परिवार के बारे में कैसे नहीं जानते? ये लोग वास्तव में विश्वराज परिवार से हैं। इसलिए मिस्टर भटिया ने अपना सिर घुमाया और चेहरा जो अभी तक जानलेवा इरादे से भरा हुआ था, अचानक एक दयालु मुस्कान में बदल गया। तो ये विश्वराज परिवार का कोई व्यक्ति है जो यहाँ आया है। मैं, भटिया, वास्तव में अदूरदर्शी हूँ। हा। जैसे ही वह बोला, मास्टर भटिया मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति से कसकर हाथ मिलाया जिसने दावा किया था कि वह रूपेश विश्वराज है। शब्दों के अचानक परिवर्तन से मास्टर भटिया के पीछे बैठे छोटे भाई अचंभित रह गए। विश्वराज परिवार? ये कैसा अद्भुत परिवार है? रूपेश ने हंसते हुए कहा। मास्टर भटिया, आज की इस छोटी सी गलतफहमी के लिए मेरा विश्वराज परिवार अभी भी यही बात कहता है। यहाँ हुए सभी नुकसानों की भरपाई करें। हा, कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी रकम है। कहावत है, बिना लड़ाई के कोई परिचय नहीं होता। अब ठीक है न? मास्टर भटिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैंने आखिरकार कुछ दोस्त बना लिए हैं। क्यों न? चूंकि आप सभी मुंबई शहर में नए हैं, इसलिए मैं आज आप सभी को यूहाई क्लब में दावत दूं। मास्टर भटिया ने मुस्कुराते हुए उस आदमी की ओर देखा जो खुद को विश्वराज परिवार से बता रहा था। रूपेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर भटिया को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगले कुछ दिनों में मास्टर भटिया से मिलने उनके निवास पर जाने के लिए एक विशेष दिन निकालेंगे। अभी के लिए हमें अभी भी कुछ काम करने हैं। ठीक है, तब तो तुम्हें आना ही होगा। यहाँ 2 विश्वासघाती लोग विनम्र शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। मिस्टर भटिया, मैं पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति कौन है जिसने आज रात मेरे मय थाई फाइटर को एक ही मुक्के में मार डाला? क्या वो मिस्टर भटिया का आदमी है? रूपेश ने अचानक विवान और सुनील को ठंडी आंखों से देखा और कहा। मास्टर भटिया हंसे। क्या आप उनके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वे मेरे लोग नहीं हैं। वास्तव में उस आदमी ने मेरे मय थाई फाइटर को एक ही मुक्के से हरा दिया। वो बहुत शानदार था, रूपेश विश्वराज ने ठंडे स्वर में कहा। मिस्टर भटिया ने भौहें सिकोड़ी और ज्यादा कुछ नहीं कहा।
इस जीवन में हमारे विश्वराज परिवार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात दूसरों से हारना है। ये सबसे अस्वीकार्य बात है, इसलिए मास्टर भटिया, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर एक एहसान करें, रूपेश ने अचानक उसके सामने मास्टर भटिया से कहा। मास्टर भटिया थोड़ा चौंके और बोले, जब तक मैं मदद कर सकता हूं, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। श्री भटिया निश्चित रूप से इसमें मदद कर सकेंगे। मिस्टर भटिया, मैं चाहता हूं कि आप एक और मुक्केबाजी मैच का आयोजन करें। फिर मैं उस बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और मुक्केबाज ढूंढूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना शक्तिशाली है। रूपेश ने उसके सामने यह बात कही। मास्टर भटिया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या ऐसा है? रूपेश ने मास्टर भटिया की ओर देखा। क्या बात है मास्टर भटिया, क्या अभी भी कोई कठिनाई है? मिस्टर भटिया अचानक हंस पड़े। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्द से जल्द एक और मुक्केबाजी मैच की व्यवस्था करूंगा। लेकिन मास्टर भटिया के बोलने से पहले ही रूपेश मुस्कुराई और बोली, मास्टर भटिया, चिंता मत करो, मेरा विश्वराज परिवार कुछ भी बुरा नहीं करेगा। सच कहूं तो अभी अभी जो मय थाई फाइटर आया था वह एक नया खिलाड़ी था जो नियमों को नहीं जानता था, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं, रूपेश, अपने परिवार की प्रतिष्ठा की कसम खाता हूं कि यह मैच बिल्कुल निष्पक्ष होगा। हाँ, यह अच्छा है। मिस्टर भटिया हंसे।